आपसे जानना चाहूँगा कि ईरान अमेरिका अमेरिका इस जंग के बाद इस इलाके की सूरत हाल आपको क्या नज़र आती है? अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान का पलड़ा भारी लगता है इस एमओयू में। ये तो बहुत एक्सटेंसिवली डिबेट हो रहा है हमारे यहाँ खास तौर पे। और मैं आप ही के टीवी चैनल पे कल ये बात कर चुका हूं कि मुझे ऐसा नहीं लगता। परसेप्शन डोमेन में अगर ईरान का अपर हैंड भी है, क्योंकि इस एमओयू से ये साफ जाहिर होता है कि जो अहदाफ थे इस जंग के, यूएस के और इसराइल के, वो पूरे नहीं हुए किसी तरह से भी। तो इसलिए परसेप्शन डोमेन में तो अपर हैंड लगता है। लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज अगर आप देखें तो इसमें ईरान के ऊपर भी बहुत सख्त डिमांड्स हैं, और ईरान को भी अपना पूरा एक एक फॉरेन पॉलिसी का कोर्स चेंज करना पड़ेगा। मसलन अगर पहली क्लॉज में लिखा है कि अमेरिका और उनके सारे एलाइज, ईरान और उनके भी सारे एलाइज टर्मिनेट करेंगे वॉर को, एग्रेशन को, यूज ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को, सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, कोर्शन, थ्रेट टू यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ये कुछ भी नहीं होगा। तो अगर यूएस पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस एग्रीमेंट के फाइनल होने के बाद ईरान के अगेंस्ट हर किस्म के एक्शन से इसराइल को रोके, तो ईरान पे भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने तमाम इत्तेहादी, चाहे वो लेबनान में है, चाहे वो सीरिया में है, चाहे वो पैलेस्टाइन में है, चाहे वो यमन में है, उनको रोके। तो क्लॉज बाई क्लॉज अगर आप देखें तो दोनों के लिए ऐसी स्पेसेस मौजूद हैं जिसमें दोनों साइड्स के इंटरेस्ट जो हैं और जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उनको निगोशिएट करके एड्रेस करने की बड़ी वाज़ेह जगह मौजूद है। इस जंग से दो मुस्लिम ममालिक जो हैं, बहुत अहम मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको बहुत बड़ी दो अचीवमेंट्स हुई हैं। ईरान को पिछले 40 साल से ना सिर्फ आइसोलेट करने, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली मार्जिनलाइज करने के लिए यूएस, वेस्ट और इसराइल ने बहुत काम किया। मिलिटरीली, इवन रीजनल इंटरेक्शंस में, इवन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेक्शंस में उनको अपनी ज्योग्राफी में कंटेन करने के लिए बहुत सारे इकदाम लिए उन्होंने। तो ईरान इस जंग के बाद इन सारे डोमेन्स में लिबरेट हो गया है। वो अब उनकी बजाय इसराइल आने वाले सालों में लगेगा कि शायद वो कुछ मार्जिनलाइज हुआ है, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्शन कर्टेल हुई है, वो शायद कंटेन होंगे, ईरान नहीं हुआ। और दूसरा, इस जंग में जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, इंडिया की जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मार्जिनलाइज करने के लिए, वो बहुत हद तक जो है वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वजह से जो पाकिस्तान का एक इमेज डेफिसिट था वो एड्रेस हुआ है। इंडिया ने सिर्फ पॉलिटिकली हमें आइसोलेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक ऐसा बयानिया दुनिया में क्रिएट कर दिया था जहां पाकिस्तान को दो लेंस से देखा जा रहा था मुसलसल। एक तो यूएस के पूरे सिस्टम ने अफगानिस्तान में अपनी जंग के बाद जो उनको एक हजीमत उठाना पड़ी, उसमें जो पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया और अपनी पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटेजी को कोई कोई भी उन्होंने इल्जाम नहीं दिया। तो उसमें एक लेंस होता अफगानिस्तान का जिसके थ्रू पाकिस्तान को देखा जाता था, और दूसरा इंडिया में अगर कहीं कोई भी इंसिडेंट हो, खास तौर पे इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो इंडिया इतना तेजी से पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल सिस्टम में एक मोमेंटम बिल्ड कर लेता था कि इंडियन जो जो टेररिज्म वाला नैरेटिव था पाकिस्तान के साथ टैग, उसके लेंस से भी देखा जाता था। तो ये एक दो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उन दोनों बहुत मनफी परसेप्शन डोमेन से और इमेज डेफिसिट से बाहर आया है। तो ये दोनों ममालिक को बहुत अहम फायदा हो चुके हैं। जनरल साहब, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जी। अगर आप सऊदी अरब के साथ हमारा जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसको सामने रखें, तो इस खिते की अलाइनमेंट चेंज होंगी आने वाले सालों के अंदर, वो आपको क्या सिनारियो नजर आता है? अच्छा, वो अलाइनमेंट चेंज जो होनी है उस पर बहुत अहम रोल ईरान का अपना होगा। आमतौर पे हमारे यहाँ चूंकि फॉर वेरी राइट रीजंस ईरान के लिए बहुत ही मस्बत और बहुत ही एक इमोशनल अटैचमेंट है हम सब लोगों की। लेकिन इसको अगर हम ओवरऑल इंटरनेशनल सिस्टम में जो राइज कवानीन हैं जो गवर्न करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को,
उनको सामने रख के देखा जाए तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त अगर कोई बहुत क्रिटिकल डिसीजन हो लेबनान में उनके इंटरनल डायनामिक्स में या एक्सटर्नल डायनामिक्स में, तो क्या लेबनान की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन ले सकती है? ईरान का उधर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है हिजबुल्लाह की वजह से, वैसे भी उनके इंटरनल डायनामिक्स लेबनान की बहुत ट्रिकी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह कोई भी डिसीजन उस गवर्नमेंट को नहीं लेने देगी। यमन में कोई कोई भी एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट हो या एक गवर्नमेंट आ जाती है, लेट्स से आने वाले चंद माह में, जो जो इत्तेफाक राय से आ जाती है, तो वहां क्या ईरान की मर्जी के बगैर उनके इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजन हो सकेंगे? इसी तरह गजा को भी देख लें। तो तमाम मुस्लिम ममालिक को ये तो चाहिए कि वो माजी में खास तौर पे मिडल ईस्टर्न रीजन और ईरान में जो अपने ही ब्रादर इस्लामी मुल्कों की इंटरनल डायनामिक्स में कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट पे बेस करके, कुछ सेक्टेरियन सेंटिमेंट पे बेस करके, कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से एक दूसरे को काउंटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, अगर तो उससे पीछे नहीं हटते तो फिर तो रीजन का कोई इस देरपा अमन का कोई ऐसा मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर नेगोशिएशंस होती हैं रीजनल फोरम्स के ऊपर और कोई और रीजनल नया फोरम भी क्रिएट होता है, ये जो मीडिएशन के लिए पाकिस्तान की सरबराही में इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब ने एक रोल प्ले किया है, ये आगे चल के और सॉलिडिफाई होता है। और जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं पहले मिडिल ईस्ट के ममालिक के आपस में, खास तौर पे सऊदी अरब और यूएई के, और फिर ईरान और मिडिल ईस्ट के, अगर इनमें कोई 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 इत्तेफाक राय पैदा हो जाता है, कंसेंसस पैदा हो जाता है, ये मिल के चलने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर तो मुस्तकबिल बहुत अच्छा है।